Hello, dear students. बेटा चैप्टर 10 डिस्प्लेसिंग द इंडिजिनस पीपल, मूल निवासियों का विस्थापन, पार्ट 4 आज हम इसमें देखने जा रहे हैं। हमने ये देखा था कि किस तरीके से अमेरिका में यूरोपियंस जो थे वो सेटल हो रहे थे और वहाँ के जो नेटिव पीपल थे उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर रहे थे। आज हम देख रहे हैं कि गोल्ड रश एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज किस तरीके से अमेरिका में हुई थी। सोने की जो थी दौड़ क्या थी। तो 1840 के दशक में क्या हुआ था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में सोने के निशान पाए गए थे, यानी कि वहाँ पर गोल्ड की खोज हुई थी। ठीक है, और इससे जो था यूरोपियंस को लगा कि अमेरिका में गोल्ड है, तो इसलिए वो गोल्ड को पाने के लिए उन्होंने अमेरिका की तरफ जो था दौड़ लगा दी, यानी रश किया, दौड़े वहाँ पर। अब जो थे यूरोपियन जल्दी से अपनी किस्मत को चमकाने की उम्मीद में जो थे अमेरिका पहुँचने लग गए। In the 1840, traces of gold were found in the USA in California. This led to the gold rush when thousands of eager Europeans hurried to America in the hope of making a quick fortune. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि इससे पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण होने लग गया, क्योंकि था कि पता नहीं किस किस एरिया में गोल्ड छुपा हुआ है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए रेलवे ट्रैक्स तो बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स जो थे वो बनने लग गए। रेलवे के जो इक्विपमेंट्स थे उन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए जो थी वो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लग गई, और ऐसी मशीनरी का उत्पादन करने लगे जो बड़े पैमाने पर खेती को आसान बना सके। कि एक तरफ देखो गोल्ड के रश के लिए इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, दूसरी ओर ऐसी इंडस्ट्रीज भी बनने लग गई जहाँ पर एग्रीकल्चर को करने के लिए, इजी करने के लिए इक्विपमेंट्स जो जो हैं वो बनाए जा सके, मशीनरी बनाई जा सके। तो इससे एक सोने की खोज ने इंडस्ट्रीज़ को भी सेटअप कर दिया, और मशीनें, एग्रीकल्चर के लिए मशीनों वाली इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप हो गई। तो जिसके कारण जो था एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लग गई, यानी कि नौकरी के अवसर जो थे वो बढ़ने लग गए, और इस वजह से टाउन्स भी सेट बनने लग गए और फैक्ट्रीज भी जो थी वो इस्टेब्लिश होने लग गई। तो इस तरीके से जो यूएसए जो था वो एक अनडेवलप्ड इकोनॉमी थी, लेकिन अब वो 30 वर्षों के अंदर अंदर यानी 1890 में ये दुनिया का सबसे एडवांस जो था वो लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर जो था वो बन गया। इसके बाद क्या हुआ कि अब एग्रीकल्चर का भी विस्तार होने लग गया। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन कैसे हुआ कि यहाँ पर जो थे एग्रीकल्चर करने के लिए, क्योंकि यहाँ की ज़मीन फर्टाइल थी, तो एग्रीकल्चर करने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े जो इलाके थे उनको साफ़ किया गया, जहाँ जंगल थे उन्हें ख़त्म किया गया, पेड़ों को काटा गया और उनको जो थे बड़े बड़े फॉर्म्स में बदल दिया गया। 1890 में यहाँ पर जो जंगली बफेलोज जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, तो उनका पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। इस प्रकार से यहाँ पर जो शिकार वाला जीवन जो था उसको भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो थे ट्राइबल पीपल रहते थे, शिकार करके अपनी लाइफ जो थे वो लीड किया करते थे। लेकिन अब जब शिकार ही नहीं रहा, यहाँ खेत हो गए, इंडस्ट्री सेटअप हो गई, तो अब जो ये ट्राइब्स थे वो भी ख़त्म होने लग गए। 1892 में क्या हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार पूरा हो गया। अब तक ये पैसिफिक ओशन और अटलांटिक महासागर के बीच का जो एरिया था वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पर कोई भी फ्रंटियर नहीं रहा था। ये फ्रंटियर क्या था कि यूरोपियंस जो थे वो सेटल हो रहे थे, तो वेस्ट की तरफ जो थे ये ज़मीन को मतलब साफ करके और ज़्यादा इसको एक्सपेंड करते जा रहे थे। तो अब वो वेस्ट तक जितना फैलना था वो फैल चुका था। तो इस तरीके से ये काफ़ी इसका जो था एक्सपेंशन हो चुका था अमेरिका का।
तो अब संयुक्त राज्य अमेरिका क्योंकि एक वर्ल्ड पावर, एक लीडिंग पावर बन चुका था, तो इन्होंने हवाई और फिलीपींस में अब अपनी कॉलोनीज़ जो थी वो वहाँ पर इस्टेब्लिश की। इस प्रकार से यह एक इम्पीरियल पावर बन चुका था। कहाँ बेटे, ये बिल्कुल अनडेवलप्ड कॉन्टिनेंट था, यहाँ ट्राइबल पीपल रहते थे। लेकिन जब यूरोपियंस यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सपेंड की, उन्होंने यहाँ इंडस्ट्री सेटअप की, यहाँ पर टाउन्स बनने स्टार्ट हो गए। तो ये अब एक इम्पीरियल पावर जो था वो बन चुका था। ठीक है, इसके बाद फ्रंटियर का एक बार मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। द बाउंड्रीज ऑफ यूएसए केप्ट टू एक्सपेंडिंग ड्यू टू कॉन्कर्ड लैंड एंड परचेज लैंड, क्योंकि ये यूरोपियंस ज़मीन खरीदते भी थे और ज़मीनों को जीतते भी जा रहे थे। दैट इज़ वाई द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ द यूएसए वाज ए शिफ्टिंग वन. With this, native were also forced to move back. The boundary of the state where they reached was known as the frontier. इसके बाद अब हम देखते हैं कि अमेरिका में यूरोपीय लोगों को दास क्यों खरीदने पड़े थे। बेटे, यूरोपियन लोगों को अपने खेतों पर काम करने के लिए दासों की ज़रूरत थी, स्लेव चाहिए थे उन्हें। ठीक है, उन्होंने साउथ अमेरिका में से वहाँ के लोगों को पकड़ कर लाए और उन्हें स्लेव बना दिया। लेकिन वो लोग जो थे काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौत का शिकार हो गए, मर गए। तो अब इनको अपने यहाँ पर जो बागान थे, ठीक है, तो उनको इन बागानों के लिए जो थे दास चाहिए थे। तो अब ये दास कहाँ से लाए? तो ये दास लाए थे अफ्रीका से। ठीक है, तो जब ये इसी बीच क्या हुआ था, 1861 से 65 में अमेरिकन में ना सिविल वॉर हुआ था। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में वॉर हुआ था। और ये वॉर में एक वो स्टेट्स थे जो चाहते थे कि स्लेवरी सिस्टम ख़त्म हो जाए और दूसरे थे चाहते थे स्लेवरी सिस्टम ख़त्म ना हो। 1865 में वो वाले स्टेट जीत गए जो चाहते थे कि स्लेवरी सिस्टम ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद जो था स्लेवरी सिस्टम अमेरिका में अबॉलिश हो चुका था। लेकिन जो अफ्रीका से दास आए थे उनके लिए स्लेवरी सिस्टम अबॉलिश नहीं हुआ था। वो यहाँ पर सेट हो गए और उनके बच्चे भी जो थे वो आने वाले टाइम में वो भी जो थे वो दास बन गए। ठीक है, इस तरीके से अफ्रीकी देशों को, यहाँ पर जो अफ्रीकी लोग आए थे उनको यहाँ से मुक्ति नहीं मिल पाई थी। तो बेटे, आज का यही टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।